हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद राजबीर। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम करने वाले क्लास 10 का हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिदर्श गतिविधि कार्य, मॉडल एक्टिविटी टास्क, हिंदी भाषा, क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर यथा निर्देश लिखें। का नंबर, रैदास के पद पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1, रैदास किस कार्य से संबंधित थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चर्मकार। नंबर 2, यदि भगवान चंदन है तो रैदास है। ऑप्शन सी हो जाएगा पानी। क्वेश्चन नंबर 3, रैदास की मति है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंचल। धूमकेतु निबंध के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें। नंबर 1, कामेट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है? कामेट शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के कोमेत शब्द से हुई है। नंबर 2, वराहमिहिर ने धूमकेतुओं के बारे में क्या लिखा है? उत्तर, 6वीं शताब्दी में हमारे देश में वराहमिहिर एक बड़े ज्योतिषी हुए। उन्होंने अपने बृहद संहिता ग्रंथ के केतु 4 अध्याय में विनाशक धूमकेतुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। वराह ने धूमकेतुओं के शुभाशुभ फलों का भी ज़्यादा जिक्र किया है। उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि किसी धूमकेतु के दर्शन होने या अस्त होने का काल गणित की विधि से नहीं किया जा सकता। तीखे बराह कौन थे? तीखे बराह यूरोप के महान ज्योतिषी थे। 1577 ईस्वी में उन्होंने सिद्ध किया कि धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, चंद्रमा से भी दूर। 4 नंबर, हेली का धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? उत्तर, पृथ्वी से हेली का धूमकेतु आखिरी बार सन 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। अब यह लगभग 75 से 76 वर्ष बाद सन 2061 में दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 2, कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता आत्मत्राण से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता आत्मत्राण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मबल को कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए। अपने विपत्तियों का अनुनय करने की अपेक्षा उन विपत्तियों से जूझते हुए शक्ति की मांग के लिए ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। क्वेश्चन 3, उसने कहा था कहानी के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, उसने कहा था कहानी के आधार पर लहना सिंह का चरित्र चित्रण। पंडित चंद्रवर शर्मा द्वारा रचित कहानी किसने कहा था का प्रमुख पात्र लहना सिंह है। उसका चरित्र चित्रण निम्न है। नंबर 1, पहले पहल करने वाला बालक। बचपन में ही लहना सिंह की पहली बार जब होरा से भेंट होता है तब लहना खुद पहले पहल करते हुए कहता है, तेरे घर कहाँ है? नंबर 2, गृहस्थ में हाथ बटाने वाला बालक। लहना बचपन में घर के लिए सामान जैसे दूध, सब्जी इत्यादि खरीदने बाजार जाता था। नंबर 3, चंचल और नटखट बालक। लहना सिंह बचपन से ही चंचल और नटखट था। लहना का प्रश्न तेरी कुड़माई हो गई के जवाब में जब होरा ने हाँ हो गई कहा तब लहना ने रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया और वैष्णवी से सटकर अंधे की उपाधि पाई। वादों को वचनबद्धता में बदलने वाला। लहना सिंह अपनी जान की बाजी लगाकर सरदारनी होरा को दिए वादे को पूरा करता है। वह सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह दोनों को बचाता है। नंबर 5, खुश मिजाज और दयालु। लहना सिंह खंदक में अपने साथियों का ख्याल रखता है। नंबर 6, औरों का परवाह करने वाला। लहना सिंह बचपन में ही सरदारनी होरा को टांगे से बचाता है और खुद और घोड़े के सामने आ जाता है। 7, सूझबूझ और चतुराई। युद्ध के दौरान जब टुकड़ी में जर्मन जासूस लप्टन साहब बनकर घुस जाता है तब उसकी सूझबूझ और चतुराई देखते ही बनती है। वह तुरंत ही उसे पहचान लेता है तथा सबकी रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 4, नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता पर प्रकाश डालिए। उत्तर, नन्हा संगीतकार कहानी की मार्मिकता। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार हेनरिक सेंकेविच द्वारा रचित कहानी नन्हा संगीतकार बड़ी ही मर्मस्पर्शी कहानी है। मरणासन पर पड़ा बालक जब अपनी माँ से पूछता है, माँ, भगवान मुझे स्वर्ग में असली बलिदान देगा। आंखें छलछला पड़ती है पाठकों की। कितना करुणामय दृश्य। 12 वर्ष का नन्हा संगीतकार रहा होगा। उसका जीवन का आखिरी वाक्य यही था, बेचारा
आजीवन कष्टों से गुजरा। बेचारी माँ मुश्किल से 2 जून रोटी जुटा पाती थी। अक्सर वह भूख से बिलखता था। वह हमेशा दुबला पतला और नाजुक ही बना रहा। झुकी देह और पिचके गाल थे। उसे देख पड़ोसी भविष्यवाणी करने से बाज नहीं आते थे कि वह बच्चा ज़्यादा दिन जी नहीं पाएगा, पर उसे किसी से गिला शिकवा नहीं था। हाँ, उसकी अलग मदहोश दुनिया थी। वह संगीत से बेइंतहा मोहब्बत करता था। यह मोहब्बत ही उसका जुनून था। हर किस्म की आवाज़ में उसे संगीत सुनाई देता। हर आवाज़ वह डूबकर सुनता। संगीत उसके अंदर छिपी प्रतिभा थी, लेकिन परिवार की माली हालत के कारण वह प्रतिभा कुम्हला जाती है। उसने उस अवस्था में घोड़े के बाल को तार रूप से लेकर काट के फलक से एक सारंगी बना डाली थी। कुदरत का मारा इस बदनसीब को समाज ने भी न छोड़ा। एक वायलिन पाने की चाहत ने उस बदनसीब की जान ले ली। हुआ यूं कि किसी अमीर के बंगले में रखा वायलिन को जब बजाने गया तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इतना मारा गया कि वह मर गया। अफसोस, वायलिन की चाहत ने उसकी जान ले ली। क्वेश्चन नंबर 5, दीपदान एकांकी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दीपदान एकांकी का उद्देश्य हर गौरवमय इतिहास महान बलिदान की बलिवेदी पर ही होता है। इन्हीं गौरवमय इतिहास के पन्नों में एक नाम चित्तौड़ का है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसी चित्तौड़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर दीपदान शीर्षक एकांकी की रचना की है। इस एकांकी में एक धाय माँ राष्ट्र के कुलदीप की रक्षा करने के लिए स्वयं के पुत्र की आहुति देने में नहीं हिचकिचाती। इस प्रकार यह एकांकी आत्मत्याग और राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने की महान प्रेरणा देती है। इसी प्रेरणा रूपी ज्योति से देशवासियों के दिलों में बसी देशभक्ति को जगाना दीपदान एकांकी का एकमात्र उद्देश्य है। चित्तौड़ सिंहासन पर निष्कंटक राज करने की लालसा में स्वर्गीय महाराजा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र वनवीर ने नाच गान के साथ दीपदान का उत्सव करवाया ताकि नगर वासियों का ध्यान इस नाच गान के त्यौहार में लगा रहे, और ऐसा ही हुआ। क्रूर विलासी वनवीर ने मौका देकर अंतःपुर में जाकर सोए हुए महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। उसके बाद वह राज्य का उत्तराधिकारी स्वर्गीय महाराजा सांगा का सबसे छोटा पुत्र 14 वर्षीय कुंवर उदय सिंह की हत्या करने के लिए चल पड़ा। लेकिन कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय माँ पन्ना ने अपने 13 वर्षीय पुत्र चंदन को उसके बिस्तर पर सुलाकर उदय सिंह को सोए अवस्था में किरत के सहयोग से महल से बाहर सुरक्षित भिजवा दिया। पन्ना धाय माँ के नज़रों के सामने वनवीर ने चंदन को उदय समझकर तलवार मौत के घाट उतार दिया। पन्ना जोर से चीखकर मूर्छित हो गई। देश की खातिर एक माता कुमाता हो गई। यही उजागर करना इस एकांकी का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 6, तीसरी कसम की नायिका हीराबाई का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, तीसरी कसम की हीराबाई का चरित्र चित्रण फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी तीसरी कसम की नायिका हीराबाई सूरत सीरत की धनी कुंवारी युवती है, जिसका चरित्र चित्रण निम्नलिखित है। 1 नंबर, कर्मठ युवती। हीराबाई एक कर्मठ युवती है। वह नाच गान करके लोगों का मनोरंजन करती है। यही उसके परिवार के आय का एकमात्र जरिया है। नंबर 2, नेक हृदय। हीराबाई की नेक हृदय की है। वह हीरामन को नाम मिलने के कारण मीता कहकर पुकारती है तथा स्नेहपूर्ण बातें करती है। नंबर 3, गीत पसंद करने वाली। हीराबाई को गाना सुनना अच्छा लगता है। वह हीरामन को गाना सुनाने को कहती है एवं हीरामन के गीत को तन्मयता से सुनती है। नंबर 4, व्यवहारिक युवती। हीराबाई एक व्यवहारिक युवती है। हीरामन का लगाव उससे इस कदर हो जाता है कि वह हीराबाई से मन ही मन विवाह की उम्मीद लगा बैठता है। हीराबाई भी उसको इस लायक समझती है, लेकिन वह जानती है कि उसका पेशा तत्कालीन समाज में हेय की दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए उसका विवाह भोले भाले सहज जीवन जीने वाले हीरामन के साथ न होगा।
नंबर 5, एक महान प्रेमिका। हीराबाई एक महान प्रेमिका है। वह अपने प्रेमी हीरामन के हित के लिए अपने प्रेम को भी कुर्बान कर देती है। निष्कर्ष, जिस समाज को अपने लोक लाज की तिलांजलि दे हीराबाई मनोरंजन कराती है, वही समाज उसके पेशे को हे दृष्टि से देखता है। काश उसे हे दृष्टि से न देखा जाता तो शायद उसका मनमीत हीरामन उसका जीवन साथी होता। हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे इसका मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको इंग्लिश नहीं उतारा है। तो आंसर है मनुष्य और वृक्षों के बीच का रिश्ता इतना पुराना है जितना कि स्वयं मानव का इतिहास। वे हमारे लिए कई तरह से उपयोगी हैं। थके हारे पथिकों को वे छाया देते हैं, चिड़िया उन पर घोंसले बनाती है, वह वर्षा लाते हैं और इस तरह जलवायु की दशाओं में परिवर्तन लाने में एक बुनियादी भूमिका अदा करते हैं। वे अपने जड़ों से मिट्टी को बांध कर रखते हैं एवं मिट्टी कटाव को रोकते हैं। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। क नंबर, कारक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम एवं विभक्ति चिन्ह लिखें। उत्तर, कारक 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे कारक है, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह है। तो 1 नंबर है कर्ता कारक, उसका विभक्ति चिन्ह है ने। दोस्तों याद है आप लोग, हमने बचपन में पढ़ा था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है ना। तो वही ये वाला कारक है 1 से 8 तक, और यहाँ पे उसका विभक्ति चिन्ह है। तो 1 नंबर है कर्ता कारक, विभक्ति चिन्ह होगा ने, कर्म कारक को, करण कारक से के साथ के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए, अपादान कारक से अलग, संबंध कारक का के की, अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक हे अरे। इसको आप ऐसे ही करके लिख लेना। अगला ख नंबर, समास से क्या समझते हो, कर्मधारण एवं बहुब्रीहि समास में अंतर स्पष्ट करें। समास परिभाषा, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। कर्मधारय एवं बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। 1 नंबर, कर्मधारय समास में समास का उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास 1 नंबर, समास का कोई पद प्रधान नहीं होता। कर्मधारय समास 1 नंबर, उत्तर एवं पूर्व पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। 2 नंबर, इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। 3 नंबर, विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान आते हैं। 3 नंबर, विग्रह करने पर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। 4 नंबर, उदाहरण है कर्मधारय समास का, भला मानस, भला है मानस जो, भला है जो मानस। 4 नंबर, उदाहरण तिरंगा, 3 रंगों वाला अर्थात भारतीय राष्ट्र ध्वज। तो दोस्तों ये रहा हिंदी का पूरा सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने 10th क्लास के ऑलरेडी मैथ के सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर उसे देख सकते हैं, और इसका वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर कर सकते हैं।